तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन पर। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कितने स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। सबसे पहले इसका आंसर आएगा 5। कितने स्थलों को शामिल किया गया? 5। देखिए 5 रामसर स्थल कौन से हैं? सबसे पहले तमिलनाडु। तमिलनाडु के कितने हैं? 3। तमिलनाडु के एक साथ कितने स्थलों को शामिल किया गया? 3। और वो 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य, नंबर 2 पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 3 पिच वन मैंग्रोव। ये क्या है? तमिलनाडु के 3 रामसर स्थल हैं जिनको रामसर सूची में क्या है शामिल किया गया। उसके बाद मिजोरम का एक शामिल हुआ, कौन सा? पल्ला आर्द्र भूमि। फिर एक मध्य प्रदेश का हुआ, कौन सा? साक्य सागर। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? रामसर। यानी जो रामसर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या। ये एक आर्द्र भूमि है या नमी वाली वह भूमि है जो किसके तहत? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के तहत क्या किसी देश का कोई स्थल जो आर्द्र होता है उसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या है, उसको वो दर्जा दिलाता है। तो ये क्या है? रामसर स्थल। देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी? भारत की। भारत में अभी तक कुल कितने रामसर स्थलों को कितने स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? टोटल कितने थे? 49। 5 क्या है? ये पिछले कल ही शामिल किया गया इनको 5। अब टोटल कितने हो गए? 54। यानी अब यहां से अगर प्रश्न बनता है कि भारत में वर्तमान समय में अभी तक कितने स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा क्या? 54। लास्ट टाइम एक साथ कितने स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? आंसर होगा 5। तमिलनाडु के कितने स्थलों को एक साथ शामिल किया गया? 3। या फिर पाला आर्द्र भूमि जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया वो किस राज्य का स्थल है? तो आंसर आएगा मिजोरम। ठीक है, तो हर प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे ही बना सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपने तैयार रखना। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि रामसर दिवस, जी हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर ये प्रश्न आ जाए तो कब मनाया जाता है? 2 है, यानी 2 फरवरी। बात है 2 फरवरी 1971 की, जब इसका प्रस्ताव जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंद्रजीत गिल। इंद्रजीत गिल। देखिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व बैंक और मुख्य अर्थशास्त्री। पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य अर्थशास्त्री। देखिए विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया? इंद्रजीत गिल को। अब इंद्रजीत गिल कौन है? ये दूसरे भारतीय है जो इस पद पर क्या है, कार्यरत हुए। विश्व बैंक में जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो नियुक्त हुए, ये क्या है? दूसरे भारतीय। अब क्वेश्चन बनता है कि पहले भारतीय, कि इस पद पर रहने वाले पहले भारतीय कौन है? उनका नाम है कौशिक बसुबी। क्या नाम है? कौशिक बसुबी। यहां से प्रश्न बन सकता है कि विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पहले भारतीय कौन बने थे? तो क्या आंसर होगा? कौशिक बसुबी। ये थी बात किसकी? मुख्य अर्थशास्त्री का। दूसरा पॉइंट यहां से आ जाता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी जुलाई 1944। कई जगह आपको क्या है 1945 भी देखने को मिल सकता है, परंतु राइट आंसर क्या है? जुलाई 1944।
उसके बाद आ जाती है हेडक्वार्टर की बात। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में। उसके बाद इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? डेविड मलपास। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? देखिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा और शायद आप सोच ही रहे होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। हम इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन लिंक करके पढ़ने वाले हैं। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, यानी पिछले कल ही इसे हमने मनाया था। अब सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कारगिल विजय दिवस क्या है। देखिए 26 जुलाई 1999 की बात है, जब हमने क्या है जम्मू कश्मीर के कारगिल नामक जगह में विजय हासिल की थी। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर, जब उनके साथ क्या है लड़ाई चल रही थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कारगिल युद्ध या लड़ाई कब लड़ी गई या कब हुआ? ये हुआ था 1999 और 26 जुलाई वो आखिरी दिन था जब हमने क्या विजय हासिल की। अब यहाँ से जो है एक प्रश्न तो बनता है कि अभी जो हाल ही में हमने कौन से नंबर का ये दिवस मनाया? तो ये था 23वां नंबर का जो है ये हमने दिवस जो है मनाया, कारगिल दिवस। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 1923 कितने होते हैं? 99 और 23। उसके बाद यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी? कारगिल विजय दिवस। और यहाँ पर जब कारगिल विजय दिवस की बात आती है तो हम क्या है? आर्मी, हमारे मन में पहले याद आता है आर्मी, क्योंकि यही वो फोर्स है जिनके दम पर हमने जीत हासिल की। अब जब बात आर्मी की आती है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है दिवस की बात चली है, हमें पता होना चाहिए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर दे सकते हैं, वायु सेना दिवस और नौसेना दिवस। इसके आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहला प्रश्न है थल सेना दिवस, ये मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को। उसके बाद आ जाता है वायु सेना दिवस, ये मनाया जाता है हमारा 8 अक्टूबर। उसके बाद आ जाता है नौसेना दिवस, ये मनाया जाता है हमारा 4 दिसंबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है कि हमारे जो थल सेना जो जनरल है कौन है जो हाल ही में नए बने? मनोज पांडे। इससे पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये भी सेम ही नाम है, मनोज पांडे। आपने ध्यान रखना, ये हमारे क्या है नए थल सेना जनरल बने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने वायुसेना दिवस पढ़ा, कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। तो जब वायुसेना की बात आती है तो इसमें एयर चीफ मार्शल, अगर आपको पूछ सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है, तो एयर चीफ मार्शल है हमारे विवेक राम वीआर चौधरी। विवेक राम चौधरी कौन है हमारे? एयर चीफ मार्शल। उसके बाद अगर नौसेना की बात आ जाए तो हाल ही में नई अपॉइंटमेंट हुई है, नौसेना चीफ कौन है हमारे? हरि राम प्रसाद। ये कौन है? हमारे नौसेना चीफ हरिराम कुमार। ये नई अपॉइंटमेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से हम इतने सारे प्रश्नों को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कारगिल विजय दिवस, जहां से हमने इतने प्रश्न किए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? देखिए आपको पता होगा कि क्या चला हुआ है अभी, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि आपकी कहाँ चली हुई है? अमेरिका में। तो कौन सा पदक जीता? रजत पदक, जिसे आप क्या है सिल्वर मेडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो बात है किसकी? रजत पदक की। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। विश्व एथलेटिक कहाँ हो रही है? अमेरिका में।
अब अगर इन्होंने रजत पदक जीता तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मीटर इन्होंने क्या है भाला फेंका होगा, जो इनको क्या है रजत पदक मिला। तो इन्होंने भाला फेंका कितना 88.34 मीटर, ये इन्होंने क्या है भाला फेंका, जिसके लिए इनको इनका स्थान जो है रजत पदक के लिए शामिल किया गया। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण पदक किसने जीता होगा, यानी अगर इनका स्थान दूसरा है और रजत पदक जीता इन्होंने, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या होगा, तो ये होगा आपका एंडरसन पीटर्स, एंडरसन पीटर्स। अब अगर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यानी इनका स्थान जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में फर्स्ट था, तो इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका होगा, तो यानी जाहिर सी बात है 88 से तो क्या है ज्यादा ही होगा, तो इन्होंने फेंका 90.54 मीटर, ये इन्होंने भाला फेंका। अब यहां पर बात आती है नीरज चोपड़ा की। तो सबसे पहले तो ये क्या है, कोई पदक जीतने वाले, यानी कोई भी पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि अगर नीरज चोपड़ा कोई मेडल जीतने वाले, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने या दूसरे एथलेटिक बने, तो पहले नंबर पर कौन होगा, तो वो है कौन, अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्होंने क्या है 2003 में पहली बार पदक जीता था और पहले भारतीय यही है। किसमें इन्होंने पदक जीता था, इन्होंने जीता था लॉन्ग जंप। तो ये तो था किसके बारे में, अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में। उसके बाद यहाँ पर नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अभी पीछे 2020 में कौन से, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए कब थे, ये 21 में, परंतु कोरोना की वजह से इसका नाम क्या रहेगा 2020। कोरोना की वजह से ये लेट हो गया था, इसलिए खिलाए कब गए थे, करवाए कब गए थे 2021 में। इसलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र भारतीय जिन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता था, कौन थे, नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या है सबसे लंबा जो है भाला फेंका था 87.58 कुछ ये था, इसीलिए इनको क्या मिला था गोल्ड मेडल, और ये पहले भारतीय बने थे, एकमात्र भारतीय बने। और इसी अवसर पर क्या है 7 अगस्त जब ये जीतकर आए थे, भारत के लिए गोल्ड लाया था, इसी अवसर पर 7 अगस्त को क्या है भाला फेंक दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता था। तो ये था किसके बारे में, नीरज चोपड़ा और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसपी को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी जो अभी एमएसपी का गठन किया गया था उसमें जो गठित समिति थी जिसका गठन किया गया था, उसके जो नए अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, संजय अग्रवाल। ये कौन है, एमएसपी गठित समिति के अध्यक्ष। अब देखिए सबसे पहले बात आती है एमएसपी की। एमएसपी किससे संबंधित है, कृषि कानून से संबंधित। पहला ही प्रश्न बन सकता है कि एमएसपी का संबंध किससे है, तो ये है किससे, कृषि कानून से। उसके बाद बात आती है संजय अग्रवाल। देखिए संजय अग्रवाल जिसके ये अध्यक्ष है उसमें कुल कितने मेंबर है 26 प्लस 1 कितने हुए 27। 26 मेंबर के अध्यक्ष कौन है, संजय अग्रवाल, जो इस कानून के ऊपर क्या है कृषि कानून के ऊपर कानून बनाएंगे या नियम को जो है सरकार के समक्ष अपने रखेंगे। उसके बाद यहां से अगला प्रश्न बनता है कि एमएसपी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या अगर हिंदी में आ जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए एमएसपी को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हाल ही में जो भी पीछे जब कृषि कानून को वापस लिया गया था
बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हुई थी। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एमएसपी हमें पता होना चाहिए है क्या। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए एक किसान है, जब बात मान लो कि हम क्या है, किसान है, अगर हमारे पास जैसे गेहूं मान लेते हैं, गेहूं या मक्का कुछ भी मान के चलो, अगर इसका उत्पादन हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है, तो इसका जो मूल्य है क्या है, कम होगा या बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाए तो मूल्य क्या है, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, जरूरत से ज्यादा गेहूं जो है पैदा हो गए, अब लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या है, मूल्य इसका कम हो जाएगा। अब 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली चीज का दाम अगर 50 रुपए किलो पर आ जाए तो नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, किसान को। यही क्या है एमएसपी, यानी सरकार को कुछ ऐसा बिल बनाना चाहिए। एमएसपी यानी जैसे आप मंडी में जाते होंगे तो बात मान लो कि अगर मैंने कोई अदरक बेचना है तो मैं क्या करूंगा, बाहर वाला उस चीज को 1100 रुपए में ले रहा है, परंतु मंडी में अगर एमएसपी हमारा रूल बना हुआ है, अगर सरकार उसका रेट क्या है 1500 रखती है, तो मैं क्यों बना उसको 1100 में बेचूंगा। तो ये क्या है, एमएसपी है। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।